Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिया है। आज का है लेक्चर नंबर 21। आज के लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसका इंट्रोडक्शन हम पूरा देखेंगे। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, उसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। उसके दो टाइप है, तो आज हम पहले टाइप को डिस्कस करेंगे। होमोलाइटिक क्लीवेज भी कहा जाता है, होमोलाइटिक फ्यूजन भी कहा जाता है। फ्यूजन फ्यूजन नहीं, फ्यूजन मतलब ब्रेकिंग, या होमोलिसिस कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे फॉर्म होता है फ्री रेडिकल, तो हम फ्री रेडिकल के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 1, होमोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक फ्यूजन और होमोलिसिस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 21 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखने हैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हमें पता है ऑल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कंटेन वेरियस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम। तो कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड हो, या फिर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो। तो हर जगह पे क्या है, डिफरेंट टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे यूज होते। During organic reaction, molecule of the reactant undergo change in their structure, and the covalent bond at the carbon atom in the reactant वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और नया कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। तो हमें कुछ ऐसे डेफिनेशन से उनके बारे में जानना है। जैसे हमेशा पूछा जाता है एक्सप्लेन द टर्म सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट होता क्या है, सबस्ट्रेट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी रिएक्शन हो तो क्या होता है, रिएक्शन में ये क्या होते हैं, एक या दो या तीन क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते। ओके, और रिएक्टेंट क्या होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। ओके, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या होती है, रिएक्शन। यहाँ पे जो पुराने बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे और यहाँ पे नए नए बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो सबस्ट्रेट होता क्या है, सबस्ट्रेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड कार्बन टू न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो क्या होगा, ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, किसे प्रोवाइड, कार्बन, कार्बन को प्रोवाइड करेगा फॉर द न्यू बॉन्ड। जो प्रोडक्ट में जाके नया बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, उस नए बॉन्ड के लिए जो कार्बन प्रोवाइड करता है, जो रिएक्टेंट कार्बन प्रोवाइड करेगा नया बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, उसे क्या कहा जाएगा, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को कैसे डिफाइन करोगे, द रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड कार्बन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड और फॉर टू द न्यू बॉन्ड, और न्यू कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो। ओके, इसे क्या कहा जाएगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा नया कोवैलेंट बॉन्ड, और जहाँ जो कार्बन रिएक्टेंट कार्बन प्रोवाइड करेगा उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। मतलब सारे रिएक्टेंट सबस्ट्रेट हो सकते हैं क्या, नहीं। ऐसे रिएक्टेंट जो नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, नया कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो कार्बन को प्रोवाइड करेगा, वही क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है। बाकी सबस्ट्रेट होना पॉसिबल नहीं। ओके, तो ये पहली डेफिनेशन हो गई सबस्ट्रेट की। क्या डेफिनेशन लिखोगे सबस्ट्रेट की, द रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड कार्बन टू द न्यू कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। या दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, सबस्ट्रेट इज द केमिकल स्पेसीज विच रिएक्ट विथ रिएक्टेंट या रिएजेंट टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो क्या होगा, सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो उसे भी सबस्ट्रेट कहा जाता है। ओके, तो रिएजेंट क्या किसे कहा जाएगा, रिएजेंट क्या होते, तो चलो रिएजेंट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, रिएजेंट्स आर द, जो रिएक्टेंट होते हैं, अदर रिएक्टेंट विच ब्रिंग अबाउट दिस चेंज इज कॉल्ड एज अ रिएजेंट। मतलब क्या होगा, एक सपोज एक सबस्ट्रेट है,
उसके साथ दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो होता है रिएजेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, या इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, ये है रिएक्टेंट, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने वाले। तो ये क्या करेगा, कार्बन को प्रोवाइड करेगा, और ये क्या करता है, कार्बन प्रोवाइड करके नया प्रोडक्ट फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैरिड आउट करता है। तो रिएजेंट क्या होगा, द रिएक्टेंट विच ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस, विच चेंजेस कार्बन प्रोवाइड करेगा नया बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। ये चेंजेस कौन ब्रिंग आउट करता है, कौन कैरिड आउट करता है, ये दूसरा रिएजेंट जो करता है उसे क्या कहा जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट, उसे रिएजेंट कहा जाएगा। तो अगर दो रिएक्टेंट होंगे आपके पास, तो एक आपका सबस्ट्रेट होगा जिसके कार्बन कार्बन बॉन्ड में चेंजेस होंगे, और एक क्या होगा, रिएजेंट होगा जो उस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। इन द केस ऑफ बोथ reactant provide carbon carbon atom for new bond, then the reaction is both are considered as a reactant या substrate। सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट है, ये भी और ये भी कार्बन प्रोवाइड कर रहा है डबल बॉन्ड के लिए, ये भी कार्बन प्रोवाइड कर रहा है डबल बॉन्ड के लिए, तो दोनों को क्या कहा जाएगा, सबस्ट्रेट कहा जाएगा। तब आप वहाँ पे रिएजेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो समझ लो बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं, कभी 2 होंगे, कभी 4 होंगे, कभी 5 होंगे, डिपेंड। जो कार्बन को प्रोवाइड करेगा नया कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए वो होगा सबस्ट्रेट, और जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा रिएजेंट। कभी कभी हो सकता है कि आपके दोनों रिएक्टेंट क्या करे, कार्बन को प्रोवाइड करे नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ऐसे केस में दोनों को क्या कहोगे, सबस्ट्रेट कहोगे। नेक्स्ट है बाय प्रोडक्ट क्या होता है। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट होगा उसके अलावा कुछ क्या मिलता है, इंटरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, मतलब उसके साथ एक छोटा सा प्रोडक्ट जो मिलता है उसे क्या कहा जाएगा, बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करोगे, बाय प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, जो मिलने वाला था, सम अदर प्रोडक्ट अल्सो फॉर्म, जो एक्चुअल प्रोडक्ट मिलने वाला था उसके साथ दूसरा भी प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल में हम सबको एक साथ देखते। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है, एक रिएक्शन देखेंगे हम मीथेन की क्लोरीन गैस के साथ। तो यहाँ पे मीथेन है, सबको अभी समझ में आता है ये मीथेन है क्योंकि हमारे हाइड्रोकार्बन हो चुके हैं। मीथेन Cl2 के साथ, मतलब ये होगा क्लोरीन गैस। यहाँ पे क्या होगी, सनलाइट यूज़ होती है, सनलाइट में से भी क्या है, यूवी रेज यूज़ होंगे। ओके, ऐसे दिखाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3Cl प्लस HCl। तो CH3Cl क्या है, इसे कहा जाता है मिथिल क्लोराइड, क्लोरोमिथिन भी कह सकते हो, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मीथेन था इसका कार्बन प्रोडक्ट फॉर्म होने में यूज़ हुआ है, तो ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट, क्योंकि इसने कार्बन प्रोवाइड किया, कार्बन और क्लोरीन का नया बॉन्ड फॉर्म होगा। ये किसके वजह से हो रहा है, इस क्लोरीन के वजह से हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिएजेंट। एक्चुअल में ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी रिएक्टेंट है, रिएक्शन के, जिनके बीच में रिएक्शन होती है उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट कार्बन के साथ, और उसके साथ दूसरा जो फॉर्म हो रहा है इसे हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अभी इस रिएक्शन से अच्छे से समझ में आया होगा कि सबस्ट्रेट क्या होता है, जो कार्बन प्रोवाइड करेगा, रिएजेंट क्या होता है, जो कार्बन को नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उकसाता है या फिर उस रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कार्बन का फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा, और जो उसके साथ जो छोटा सा होता है, कभी कभी वाटर होगा, H2 होगा, HCl होगा, H2SO4 NaOH, ये सारे क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के साथ बनने वाले बाय प्रोडक्ट। तो ये 4 डेफिनेशन हमने देखी, सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगे ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं या मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं। हमेशा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द मल्टी स्टेप प्रोसेस।
तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करता है, ये तो हमें पता है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते, ओके, कंस्टिट्यूएंट एटम के। सपोज H2 है या फिर CH4 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। तो ये कंस्टिट्यूएंट एटम है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ये तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसमें चेंजेस होते हैं, उसके सरफेस पे चेंजेस होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंस्टिट्यूएंट एटम की। ओके, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे जो पुराना बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पहला क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब वहाँ पे क्या होता है, नया बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। मतलब क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये 2 स्टेप होते हैं इसमें। ओके, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होती है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे मेनली ये पजेस करते हैं, ये जो प्रोसेस होती है एकदम इंस्टेंट होती है, फास्ट प्रोसेस होगी, बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन स्टेप वाइज ही होता है। पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर नया बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन रिएक्शन का क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ये फास्ट होती है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है फॉर्मेशन, उसमें फॉर्मेशन ऑफ 1 और मोर अनस्टेबल स्पेसीज। तो इन अनस्टेबल स्पेसीज को कहा जाता है इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, तो इंटरमीडिएट्स क्या होंगे, द ओवरऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑकर बाय फॉर्मेशन ऑफ 1 और मोर अनस्टेबल स्पेसीज। मतलब सपोज A और B की रिएक्शन होके यहाँ पे C और D फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसकी बीच की जो स्टेप होगी उसे क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट। रिएक्शन फास्ट होती है लेकिन बीच में कोई तो भी इंटरमीडिएट होगा इन दोनों के बीच में। तो एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन इज मल्टी स्टेप। पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तब ये क्या होगा, इंटरमीडिएट स्पेसीज फॉर्म होगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तब प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो हो गई मल्टी स्टेप, 3 स्टेप तो आ गए, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो गया, फिर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो गया। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस होते। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो आपके सिलेबस से में नहीं है। एक्चुअल जो CBSE का सिलेबस है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है और उसका इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैकेनिज्म जो होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, वो कंप्लीट होता है स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप को अच्छे से क्या किया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन के साथ उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, किस मैनर में बॉन्ड ब्रेक होगा, किस ऑर्डर में होगा, कैसे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये सारा स्टेप वाइज कहाँ पे मिलता है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसमें हमें स्टेप वाइज मिल जाता है। ओके, तो जनरली रिएक्शन मैकेनिज्म का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होगा, देखो तो सीक्वेंस क्या होगा, देखो पहला होगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ईच स्टेप। हर स्टेप में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। दूसरा बॉन्ड क्लीवेज होता है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग को बॉन्ड क्लीवेज कहा जाता है। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, हर स्टेप में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, उसके साथ पहले क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे एनर्जी में, शेप में चेंजेस होंगे स्पेसीज के। ओके, और बाद में आएगा रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या है। तो हर इंडिविजुअल स्टेप में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, हर इंडिविजुअल स्टेप में क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे रिएक्शन मैकेनिज्म के, और रिएक्शन मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा हो सके तो पढ़ो। ओके, अभी हमें देखना है कि हमने देखा कि बॉन्ड ब्रेकिंग, लेकिन इसे हम कहेंगे बॉन्ड क्लीवेज। तो हमें अभी देखना है कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा,
और कौन से टाइप है बॉन्ड क्लीवेज के। तो पहला हमें देखना है जो फ्यूजन होता है, बॉन्ड फ्यूजन, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा मतलब क्लीवेज, क्लीवेज मतलब सेपरेशन। तो वो स्टेप्स को देखते हैं। तो चलो देखते हैं टाइप ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज को फ्यूजन भी कहा जाता है। फ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क क्या? फ्यूजन मतलब एक साथ होना, फ्यूजन मतलब सेपरेशन होना। तो क्लीवेज या ब्रेकिंग भी कह सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड का, या इसे ही फ्यूजन कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप डिफरेंट वे इन विच कोवैलेंट बॉन्ड फ्यूजन कैन टेक प्लेस। तो दो वे यहाँ पे, एक होगा होमोलाइटिक फ्यूजन, दूसरा होगा हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेम टाइप का होगा, सेम फ्यूजन होगा, दो इक्वल पार्ट में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे हेट्रोलाइटिक मतलब डिफरेंट। तो दोनों को हमें डिटेल में देखना है। तो फ्यूजन के दो टाइप पे याद रखने। पहला टाइप हम देखेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन। तो कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं दो इलेक्ट्रॉन को। तो किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। सपोज ए और बी के बीच में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ए का एक मॉलिक्यूल होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, और बी का एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड कंस्टिट्यूट टू इलेक्ट्रॉन। इसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, हम पढ़ चुके। तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये शेयर किया है इन दोनों बॉन्डेड एटम ने। ए और बी दो बॉन्डेड एटम है, इन दोनों ने ये इलेक्ट्रॉन की पेयर को क्या किया है, शेयर किया है एक दूसरे के साथ, तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होगा, वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन गो टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम एंड द अदर इज बाउंड टू द अदर एटम। तो यहाँ पे ये जो होगा क्लीवेज, ये क्लीवेज कैसे होता है, तो इक्वल होगा। तो ये पहला क्या कहेगा, तो पहला कहेगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड का क्लीवेज हुआ या बॉन्ड का फ्यूजन हुआ। समझ लो अच्छे से। जो लोन पेयर दोनों ने क्या किए, शेयर किए। जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तभी तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ था। तो ए ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ सेपरेशन कर लिया और बी ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ सेपरेशन कर लिया। तो दोनों भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो रहे, अलग हो रहे। तो इसे कहा जाएगा होमोलाइटिक। होमोलाइटिक मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो होमो मतलब इक्वल हुआ। तो इसे कहा जाएगा होमोलाइटिक फ्यूजन कहा जाएगा। ओके, ये जो टाइप होता है, यहाँ पे दो न्यूट्रल स्पेसिस यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते। ओके, उनके पास क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दोनों के पास। तो ये दो स्पेसिस है और इन दोनों स्पेसिस के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन स्पेसिस को कहा जाता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन बाय होमोलाइटिक फ्यूजन। फ्री रेडिकल मतलब क्या होगा कि दो एटम होंगे जिन्होंने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैरी किया हुआ है। और ये स्पेसिस कैसे होते हैं, न्यूट्रल स्पेसिस होते हैं, याद रखना है। इनको स्पीसीज भी कह सकते हो फ्री रेडिकल को। तो बहुत बार फ्री रेडिकल पे क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखेंगे हम, होमोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक फ्यूजन गिव राइज टू टू न्यूट्रल स्पेसिस कैरिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। सच ए स्पेसिस विथ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल। तो ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के सर पे ऐसे डॉट होता है बड़ा वाला, मतलब क्या है, उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बात याद रखनी। तो ये बनाएंगे फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक फ्यूजन बनाता है फ्री रेडिकल। तो चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं थोड़ा सा। ओके, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लो। तो फ्री रेडिकल क्या होंगे, ये शॉर्ट लिव्ड होंगे, मतलब उनकी कम लाइफ होती है, जल्दी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टरी कहा जाता है, मतलब क्या होंगे। और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं। न्यूट्रल होंगे लेकिन कैसे होंगे, अनस्टेबल, थोड़ी देर के लिए इस कंडीशन में रहेंगे, तुरंत अलग फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कब होगा, जब आप इस पे सनलाइट या यूवी रेज आएगा, तब ये होमोलाइटिक फ्यूजन हो सकता है। ओके, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है पेयरिंग की, एक दूसरे के साथ नहीं, किसी और के साथ क्या करेंगे, ये
पेयरिंग करेंगे तो होमोलाइटिक फिजन ऐसे क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये दो थे, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था, यूवी रेज की वजह से इनका होमोलाइटिक फिजन हुआ और यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हुए जो शॉर्ट लिव्ड है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल स्पेसीज है। वो क्या करेंगे, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, दे सीक द इलेक्ट्रॉन फॉर द पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहते, उनके पास एक है और एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे ताकि पेयरिंग होके वो और स्टेबल बन जाए। ओके, तो ये क्या है, अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहते। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो इसे क्या है, इसे हाफ हेडेड कर्व्ड एरो से दिखाया जाता है। तो ये एरो जो है ना हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, हाफ हेडेड, आधा ही हेड दिखाना है उस एरो को। क्यों, क्योंकि आधा पार्ट यहाँ पे गया और आधा पार्ट यहाँ पे गया। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुआ ना, ये बॉन्ड जो है इस बॉन्ड का सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुआ, तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स सच दैट ईच एटम रिटेन वन इलेक्ट्रॉन, तो हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द फ्री रेडिकल इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलिसिस भी कहा जाता है या होमोलाइटिक फ्यूजन भी कहा जाता है, इसे होमोलिसिस भी कहा जाता है। होमोलिसिस कहो, होमोलाइटिक क्लीवेज कहो, होमोलाइटिक फ्यूजन कहो, सबका मीनिंग एक ही होगा कि इनमें क्या होगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा कोवैलेंट बॉन्ड का, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम को एक एक मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फ्री रेडिकल का, इसे कहा जाएगा होमोलाइटिक फ्यूजन। कंडीशन क्या होते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन के लिए, तो कंडीशन है होमोलाइटिक फ्यूजन के लिए यहाँ पे चाहिए यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर यहाँ पे H2O2 क्या होगा, प्रेजेंट होगा एज अ कैटालिस्ट, ऐसे कंडीशन में भी ये होमोलाइटिक फ्यूजन हो सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर में भी ये हो सकता है। तो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कंडीशन फॉर होमोलाइटिक फ्यूजन, एक आप यूज़ कर सकते हो यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, दूसरी कंडीशन है यहाँ पे आप कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, और तीसरी कंडीशन है हाई टेम्परेचर में ये पॉसिबल है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे रिएक्शन मिक्सचर का तब भी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है होमोलाइटिक क्लीवेज के, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में हो सकता है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो सकता है जैसे कि पेरोक्साइड H2O2, या फिर एट हाई टेम्परेचर ये क्लीवेज पॉसिबल है। इक्वल क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसे कहोगे होमोलाइटिक। तो चलो एक एग्जांपल भी देख लेते। तो सपोज Cl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन इन्होंने क्या किया था, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला था, इस इलेक्ट्रॉन ने एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला था। जैसे ही हमने इसे एक्सपोज किया इन यूवी रेडिएशन क्लोरीन गैस को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा, हाफ एरो दिखाएंगे और यहाँ पे हाफ एरो दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ और दूसरा क्लोरीन सेपरेट हुआ एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इनको हम कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या हो गए, फॉर्म हो गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है होमोलिसिस। होमोलिसिस क्यों, इक्वल इलेक्ट्रॉन का दोनों ने क्या कर लिया, आपस में बंटवारा कर लिया। या फिर CH3Cl मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड भी कैसे फॉर्म हुआ था, जब क्लोरीन ने और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, शेयर किया था और एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ था। यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, यही कंडीशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे मिथिल और क्लोरीन ऐसे दो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होती है होमोलाइटिक क्लीवेज से, तब फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल। इनको नॉन पोलर, इसे नॉन पोलर रिएक्शन भी कहा जाता है, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही पॉसिबल होती है। ओके, तो चलो अभी फ्री रेडिकल के बारे में हमने देख लिया, फॉर्मेशन कैसे होता है फ्री रेडिकल का। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्री रेडिकल, तो थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में जानते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल बहुत सारे रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। तो हम अभी बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। जो बॉन्ड में था और अभी क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है,
ए फॉर एनी एटम और उसके पे क्या होगा ऐसा, तो इसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। ओके, तो चलो फ्री रेडिकल क्या होंगे, द स्पेसीज विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज क्या कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। वो तो पता चला एक स्पेसीज है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसे हमने क्या नाम दिया, फ्री रेडिकल नाम दिया। या फिर अनचेन स्पेसीज विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड विच कंटेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है क्योंकि उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, उसके पास वापस आ गया है, तो एलिमेंट्री फॉर्म में तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे स्पेसीज को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हाईली शॉर्ट लिव्ड होते हैं ना, तो रिएक्टिव होंगे, अनस्टेबल होंगे। ओके, अनस्टेबल होते, न्यूट्रल स्पेसीज होती है। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल स्पेसीज होगी एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड। क्यों, वो ढूंढते रहते कहीं पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरी पेयरिंग हो जाए, तो ये इनके कैरेक्टर्स होंगे, तो ये ऐसे कंडीशन में होंगे। तो फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है जब रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा, फ्री रेडिकल जो रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे क्या होगा, दूसरे फ्री रेडिकल के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट होता है और रिस्टोर करता है स्टेबल बॉन्डिंग पेयर। तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, दूसरे फ्री रेडिकल के साथ भी रिएक्ट हो सकता है और मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, क्योंकि हाईली क्या है, अनस्टेबल है। तो ये जो फ्री रेडिकल होगा, अगर कार्बन का फ्री रेडिकल है तो कार्बन का फ्री रेडिकल जो होगा उसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो देखो कार्बन का फ्री रेडिकल मतलब हम CH3 एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, पीछे का जो बॉन्ड है 3 डायमेंशन में हम दिखाते हैं ऐसे डैश, क्या कहते हैं इसे, वेज से। दूसरा जो होता है ये वेज जो होता है फील्ड वाला, उसे हम क्या है, आगे का दिखाते, और इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे दिखाया, तो ये p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ऑड मतलब जिसके पास पेयरिंग नहीं है। तो ये हमने ड्रॉ किया शेप ऑफ मिथिल फ्री रेडिकल। तो ये कौन सा रेडिकल है, मिथिल, मिथिल फ्री रेडिकल, ये देखो यहाँ पे दिखाया है, मिथिल फ्री रेडिकल का क्या है, ये शेप। तो शेप देखो और बताओ ये शेप कैसे लग रहा है, तो ये शेप होगा प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी इसकी। तो ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। तो ये MCQ में हमेशा आता है, CH3 फ्री रेडिकल का ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर क्या होगी, यहाँ पे ट्राइगोनल। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। मैंने आप लोगों को हिंट बताए थे हाइब्रिडाइजेशन को याद रखने के, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, ये तो अनबॉन्डेड है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp, क्योंकि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो चलो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होगा। मिथिल स्टेबल होता है, इथिल स्टेबल होता है, प्रोपिल स्टेबल होता है, कौन सा फ्री रेडिकल कौन से कंडीशन में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, 4 एग्जाम्पल लिखे, सॉरी, देखो कौन से 4 एग्जाम्पल है मेरे पास। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, इसे कहा जाता है मिथिल फ्री रेडिकल। तो ये कौन सा है, मिथिल फ्री रेडिकल, नाम नहीं लिखूंगी अभी मैं, समझ लो इसके यहाँ पे ये मतलब फ्री रेडिकल। ये कौन सा है, ये है इथिल, और अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये हुए प्राइमरी, क्योंकि कार्बन की कार्बन एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, ये होता है, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल होगा वैसे तो, बट इसे आप सेकेंडरी भी कह सकते हो। और ये होगा
टर्शरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल, ये टर्शरी देखो कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड है, तो ये टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी मैंने आपको पढ़ाया है इसी चैप्टर में। तो स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी, तो इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो देखो, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3 CH फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3 C, एक CH3 मैंने ऊपर ड्रॉ किया, एक हाइड्रोजन नीचे ड्रॉ किया, फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3 C CH3 फ्री रेडिकल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी, स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखोगे, उसके बाद होता है सेकेंडरी, उसके बाद होता है प्राइमरी एंड देन मिथिल। तो ऑर्डर ऐसी आएगी, टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन द मिथिल फ्री रेडिकल। तो ये ऑर्डर आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं, MCQ में बहुत बार पूछा जाता है ये। ओके, तो इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किल फ्री रेडिकल है, ये अल्किल फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। तो अल्किल फ्री रेडिकल में टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि 3 बल्की ग्रुप से सराउंडेड है ये, तो ये स्टेबल कंडीशन होगी। क्यों स्टेबल होते हैं हमें आगे देखना है, ये क्यों स्टेबल होंगे, जब हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों टर्शरी क्यों स्टेबल है। उसके बाद सेकेंडरी, इसके पास 2 बल्की ग्रुप है, उसके बाद प्राइमरी, इसके पास 1 बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर मिथिल क्योंकि इसके पास तीनों हाइड्रोजन है, एक भी ग्रुप नहीं है, इसलिए सबसे लेस स्टेबल ये होगा, और सबसे हाईली स्टेबल कौन होगा, टर्शरी ब्यूटिल जो होगा फ्री रेडिकल। तो ये ऑर्डर आप लोग लिख लो अच्छे से। तो चलो इस पे बेस आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उससे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो एक रिएक्शन दी है CH3 यहाँ पे दिया है यूवी लाइट, यूवी रेज भी कह सकते हैं, यूवी रेडिएशन, यूवी लाइट, सबका मीनिंग सेम है। यहाँ पे CH3 प्लस CH3 क्या हो गए, फ्री रेडिकल फॉर्म हुए। ओके, ऐसी रिएक्शन दी और क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनो, नेम द रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुए हैं उनका नाम लिखना है। तो क्या होगा इनका नाम, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, इसलिए इनका नाम होगा, दोनों का होगा मिथिल फ्री रेडिकल। सिर्फ फ्री रेडिकल नहीं लिखना है, मिथिल फ्री रेडिकल नाम लिखेंगे। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हुए ये क्या है, मिथिल फ्री रेडिकल। दूसरा उन्होंने पूछा इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सुटेबल एरो टू प्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर किसके हमें इंटरमीडिएट दिखाने, तो देखो हमने दिखाया सुटेबल एरो से। तो यहाँ पे इंडिकेट करना है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो हमने मूवमेंट भी दिखा दी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख, कमेंट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोड्यूस। तो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस की स्टेबिलिटी कैसे होती है, CH3 उससे ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल की अल्किल के लिए ये है। तो जो CH3 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है इट इज़ द लीस्ट स्टेबल। अगर सारे हम अल्किल के देखेंगे फ्री रेडिकल तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये लीस्ट स्टेबल। और जितना लीस्ट स्टेबल होगा उतना हाईली क्या होता है, रिएक्टिव। स्टेबिलिटी के लिए हम सब कुछ कर रहे, तो जितना कम स्टेबल होगा उतना क्या होगा, ये हाईली क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो हम लिखेंगे द CH3 फ्री रेडिकल मतलब मिथिल फ्री रेडिकल इज द लीस्ट स्टेबल सो हाईली रिएक्टिव स्पेसीज। तो इसका आंसर ऐसे आएगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने देखा पहला जो क्लीवेज है बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, इसे, और यहाँ पे फॉर्म होता है फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल के बारे में भी जान लिया, उसके ऑर्डर भी देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल, दोनों में से एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयर को लेकर जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, एक होता है कार्बोकैटायन और एक होता है कार्बोएनायन। तो हम दोनों को देख लेंगे, दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो पढ़ते रहिए,
खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।